ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ए 8th स्टैंडर्ड के साइंस का 5th लेसन इनसाइड द एटम का सेकेंड पार्ट चल रहा है। फर्स्ट पार्ट में हमने डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम देखी, उसके बाद जे थॉमसन प्लम पेयरिंग मॉडल देखना। अब इसमें हम पेज नंबर 30 के आगे देखते हैं। देखो रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम 1911। Rutherford studied the inside the atom by his celebrated scattering experiment and put forth the nuclear model of atom in the year 1911. अब इसका रुदरफोर्ड का कौन सा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये बहुत ही वेल नोन एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें क्या किया उसने, देख लो। रुदरफोर्ड took a very thin gold foil thickness 10⁻⁴ mm and bombarded it with the positively charged alpha particles emitted by a radioactive element। अब रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं यूरेनियम, थोरियम ऐसे। तो बहुत ही पतली यानी कि 10 mm 1 सेंटीमीटर के भी -4 बहुत ही पतला लिया, फाइल ली गोल्ड की, सोने की, और उसपे पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड यानी कि उस पर डाल दिए। किसके? रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के। He observed the path of alpha particles by means of fluorescent screen around the gold foil। अब इस गोल्ड फॉइल के बाहर अराउंड फ्लोरोसेंट स्क्रीन यानी कि जिस पर, अगर फ्लोरोसेंट यानी कि जिस पर प्रकाश पड़ता है तो वो लाइट करना लगता है। जैसे कि रेडियम देख लो, रेडियम पे, गाड़ियों पे रेडियम लगा हुआ होता है, उस पर हमने लाइट मार दी तो फ्लैश होने लगता है। वैसे it was expected that alpha particles would get reflected from the gold foil if the positively charged mass were evenly distributed inside the atom। क्या एक्सपेक्ट करना था कि अगर इस गोल्ड के एटम्स में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सारे रिफ्लेक्ट होकर आने चाहिए। अनएक्सपेक्टेडली मगर क्या हुआ, देख लो। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। क्या हुआ? बहुत सारे पार्टिकल्स सीधे गए, वो रिफ्लेक्ट नहीं हुए। और a small number of alpha particles get deflected from the original path through the small angle। डिफ्लेक्ट यानी कि डायरेक्शन चेंज कर दी, बहुत सारे पार्टिकल्स ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी by small angle। A still small number of alpha particles get deflected through larger angle। बहुत सारे छोटे बड़ा एंगल करके पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए। और सरप्राइजिंगली 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 बाउंडेड बैक इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ओरिजिनल पाथ। सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल, 20,000 पार्टिकल होंगे तो उसमें से सिर्फ एक पार्टिकल वापिस ओरिजिनल पाथ में रिटर्न बैक आ गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ए है रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ए बीच में गोल्ड फॉइल है, बहुत ही पतली है। अल्फा पार्टिकल इमिटर यानी कि इसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, स्लिट जाने के लिए पाथ रखता है और अराउंड इसके सब फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जिस पर पार्टिकल्स मिलेंगे स्ट्राइक होने के बाद। A large number of alpha particles that went straight through the foil indicate that there is no obstacle in their path। अब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट गए यानी कि इससे क्या हमें समझ में आता है कि अंदर ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई भी एटम के अंदर ऑब्स्टेकल नहीं है, इसी के वजह से वो डायरेक्टली आगे गए। इट मीन्स दैट देयर इज अ मस्ट बी मेनली एन एम्प्टी स्पेस इनसाइड द एटम इन द सॉलिड गोल्ड फॉइल। सॉलिड गोल्ड फॉइल के एटम में अंदर इनसाइड द एटम एम्प्टी स्पेस है जिसके वजह से वो स्ट्रेट गए। A small number of alpha particles that get deflected through small or a big angle must have faced an obstacle in their path। जो बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि स्मॉल एंगल, लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, उनके बीच ऑब्स्टेकल आया। It meant that the positively charged and heavy part causing obstruction would be in the center of the atom। वो कहां पर है मगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स? एट द सेंटर ऑफ एटम।
From this, Rutherford put a fourth nuclear model for atom as follows. इसकी वजह से उसने एक न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल बनाया रुदरफोर्ड का। देख लो ये डॉटेड लाइन यानी कि एटम, और इसके बीच रेड वाला पोर्शन है जिससे ऑब्स्ट्रैक्ट होकर बाहर आ गए जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और बाकी सब एम्प्टी स्पेस है जहां से पार्टिकल्स डायरेक्टली जा सकते हैं आगे। ये है छोटा एंगल, ये बड़ा एंगल। ओके, तो आगे क्या किया? फर्स्ट क्या रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला? देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कहां पर है? सेंटर में। ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। ऑलमोस्ट यानी कि करीब करीब सारा मास कहां पर है? न्यूक्लियस में ही है एटम के, जो रेड पार्ट था वहां पर। और थर्ड बात कौन सी हमें पता चली रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल से? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अराउंड में है सारे इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ बात देख लो, द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। जितना नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे। अब सेम एंड ऑपोजिट रहेगा, अपोजिट चार्जेस बैलेंस हो गए और इसकी वजह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रह गया। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, इसकी वजह से एटम पे कौन सा भी चार्ज नहीं होगा। देयर इज एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड द एटॉमिक न्यूक्लियस। और एम्प्टी स्पेस है कहीं किनके बीच? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है। ये 5 बातें हमें रुदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल से पता चली। ये आ गए समझ में? अब देख लो रुदरफोर्ड का अगला लास्ट वाला पैराग्राफ। एज एस्टैब्लिश्ड लॉ ऑफ फिजिक्स एंड इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। फिजिक्स क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी होती है, वो रिवॉल्व करती है, घूमती है सर्कुलर ऑर्बिट में। इट्स एनर्जी डिक्रीजेस, और घूमने के कारण उसकी एनर्जी कम हो जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एटम डिस्क्राइब इन रुदरफोर्ड मॉडल टर्न्स आउट टू बी अनस्टेबल। तो जैसा रुदरफोर्ड ने बनाया उसका एटम तो अनस्टेबल होना चाहिए। इन रियलिटी हाउएवर ऑल एटम एक्सेप्ट रेडियो एक्टिव एटम आर स्टेबल। मगर रियलिटी में सारे एटम स्टेबल होते हैं, मगर कौन से नहीं? रेडियो एक्टिव, यानी कि जिससे रेडियो वेव्स बाहर निकलती है, यूरेनियम, थोरियम, इनसे ये अनस्टेबल है। This shortcoming of Rutherford's atomic model was removed by the atomic model put forth by Niels Bohr in year 1913। जो मॉडल रुदरफोर्ड ने अभी तक दिया है, रिमूव कर दिया किसने? नील्स बोहर ने इन 1913, यानी कि 2 ही साल में अगला एटॉमिक मॉडल आया उसके एडवांस, जिसमें अच्छी तरह से सब इंफॉर्मेशन है। वो किसने बनाया था? नील्स बोर। तो अब हम नील्स बोर का पहले किसका सीखा देख लो, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, उसके बाद जे थॉमसन का सीखा, थर्ड साइंटिस्ट आया रुदरफोर्ड, अब फोर्थ है बोर स्टेबल एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर का बोर्स मॉडल। In the year 1913, Danish scientist Niels Bohr explained the stability of atom by putting forth stable orbit atomic model. The important postulates यानी कि इसके important points देख लो क्या है नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के। First one is the electron revolving around the atomic nucleus lie in the concentric circular orbits in at certain distance from the nucleus। अब न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर ऐसे ऑर्बिट से एक, इसके बाहर भी एक सर्कल होगा, इसके बाहर भी एक सर्कल होगा, और उन सर्कल्स पे जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर दिखाई दे रहे हैं, नील बोर्स बोला कि ये जो है ये सर्कल्स पे है, ये वाले ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स, और वहां पे वो घूमते हैं। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट व्हाइल इट इज इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट होगी, सेकेंड ऑर्बिट में सेम, थर्ड वाले में, उस ऑर्बिट में होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की सेम।
When an electron jump from inner orbit to outer, it absorb energy. इनर ऑर्बिट से बाहर जाएगा आउटर ऑर्बिट में तो एनर्जी लेगा। भाई देख लो, इनर टू आउटर जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, और उसके उल्टा आउटर से अगर इनर में आ जाएगा तो इमिट करेगा, यानी कि देगा एनर्जी। कितना एनर्जी देगा? मगर डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल, जितना ऑर्बिट में एनर्जी का लेवल का डिफरेंस है उतना देगा या नहीं तो लेगा। आगे देख लो, डू यू नो व्हेन टेबल सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड इज थ्रोन ऑन एलपीजी गैस स्टोव फ्लेम, इमीडिएटली येलो स्पार्क फ्रॉम ऑन दैट प्लेस। अगर हमारे घर में जो गैस है उस पर हमने मीट फेंक दिया तो येलो स्पार्क्स आएंगे। इफ सोडियम मेटल इज पुट इन वाटर इट बर्न्स टू गिव येलो फ्लेम। अगर सोडियम मेटल हमने वाटर में डाल दिया तो वो बर्न हो जाएगा और इसमें से भी येलो फ्लेम्स निकल के आएगी। ऑन रोड सोडियम वेपर लैंप्स गिव्स येलो कलर लाइट। रोड पे जो सोडियम वेपर के लैंप्स होते हैं येलो कलर के स्ट्रीट लाइट्स, वो येलो कलर किसके वजह से? सोडियम के वजह से। फ्रॉम ऑल अबव एग्जांपल्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एब्सॉर्ब एनर्जी एंड गोज टू आउटर मोस्ट शेल। इनकी वजह से हमें क्या समझ में आता है कि सोडियम के जो एटम्स है वो बाहर के ऑर्बिट में जाते हैं और एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेते हैं। कम बैक टू इनर शेल बाय इमिटिंग एनर्जी, वापस अंदर आते हैं और एनर्जी इमिट करते हैं यानी कि देते हैं। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ दिस टू सेल ऑफ सोडियम इज फिक्स्ड, दिस डिफरेंस इज सिमिलर टू एनर्जी ऑफ येलो लाइट। अब एक कितनी एनर्जी है बाहर जाकर ली हुई और अंदर आकर दी हुई? जितना कि येलो फ्लेम की लाइट है। Therefore, in above example, same specific yellow light emitted. अब यह है बोर्स स्टेबल एटॉमिक ऑर्बिट एटॉमिक। देख लो बीच में क्या है? पॉजिटिव न्यूक्लियस। उसके बाद 1 2 3 4 शेल है। अब पहले वाले शेल को उसने नाम दिया K, दूसरे वाले को L, M और N। तो पहले वाले शेल को क्या बोलेंगे हम? K शेल। सेकेंड शेल को बोलेंगे L शेल, K L M N ऐसे। Some more atomic models were put forth after Bohr's atomic model. Atomic structure was studied at depth with the advent of new branch of science called quantum mechanics. और बोर्स मॉडल के बाद भी बहुत सारे एटॉमिक मॉडल आ गए, जो अब न्यू ब्रांच ऑफ साइंस तैयार हो गई। एक शाखा हो गई तैयार साइंस की जो कि सिर्फ स्टडी करेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर की, और उसे बोलते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स। With all those, some well-accepted fundamental principle of atomic structure are as follows. और उनका सबका स्टडी करके हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल्स बनाए जो कि यहाँ पर आगे दिए हैं। देख लो एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होगा। An atom is formed from the nucleus. एटम में न्यूक्लियस होगा और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, यानी कि न्यूक्लियर के भीतर वाला बाहर वाला पोर्शन। This contains 3 types of subatomic particles. अब एटम में 3 प्रकार के एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो देख लो न्यूक्लियस, फर्स्ट पार्ट क्या है? न्यूक्लियस। एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। ऑलमोस्ट एंटायर मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। लगभग सारा जितना एटम का मास है वो सारा न्यूक्लियस में है, बहुत ही कम बाहर होता है। द न्यूक्लियस कंटेन 2 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। न्यूक्लियस में 2 टाइप्स का पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? 2 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसे हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब वो 2 प्रकार कौन से? तो न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के कहेंगे हम न्यूक्लियॉन्स। अब हम प्रोटॉन के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पहला पार्ट आएगा प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज सबएटॉमिक पार्ट्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो पार्टिकल होता है पॉजिटिवली चार्ज, उसे हम कहते हैं प्रोटॉन। द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन इन इट। पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस पे होता है किसके वजह से होता है? प्रोटॉन के वजह से। अ प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल
P, प्रोटॉन किससे, P यानी कि प्रोटॉन. Each proton carries a positive charge that is +1e. 1 इक्विवेलेंट ऐसा चार्ज होता है प्रोटॉन पे, और 1 इक्विवेलेंट कितना होता है, तो that is 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज is equal to 1.6 multiplied by 10⁻⁻19 कूलम. ये चार्ज होता है एक प्रोटॉन पे. When total positive charge on the nucleus is expressed in the unit E, the magnitude is equal to the number of proton in the nucleus. अगर आप पूरे न्यूक्लियस का चार्ज निकालोगे और उसको E से डिवाइड कर दोगे तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन समझ में आ जाएंगे. यानी कि अगर 1.6 से मैंने x डिवाइडेड बाय 1.6 किया तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. The number of protons in the nucleus of an atom is the atomic number of that element. जितने सारे number of protons होंगे उतना ही उसका atomic number होगा and is denoted by Z. किससे डिनोटेट करता है, atomic number के लिए क्या सिंबल है, Z. Mass of one proton is approximately 1 Dalton. 1 प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1 डाल्टन. डाल्टन के लिए U, कैपिटल U, स्मॉल u यूज करते हैं. अब 1 U that is 1 Dalton is equal to 1.66 multiplied by 10⁻⁻27 ग्राम. जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना सब आपको लिखना ही है. The mass of one hydrogen atom is approximately 1 U Dalton. हाइड्रोजन एटम का कितना होता है, 1 डाल्टन. ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. अब सेकेंड पार्ट होगा न्यूट्रॉन. प्रोटॉन हो गया, अब न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. न्यूट्रॉन पे कौन सा भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है. इज डिनोटेड बाय स्मॉल n. न्यूट्रॉन के लिए स्मॉल n, प्रोटॉन के लिए स्मॉल p. द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज डिनोटेड बाय सिंबल n. न्यूट्रॉन के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल N से. और नंबर ऑफ प्रोटॉन किससे करेंगे, कैपिटल Z से. Atomic nuclei of all elements except hydrogen with atomic mass 1 Dalton contains neutron. Atomic nuclei of all elements, सारे elements के nuclei में except hydrogen, सिवाय हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के छोड़ के सारे elements के nucleus में न्यूट्रॉन होते हैं. The mass of one neutron is approximately 1 Dalton. मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 1 डाल्टन. देख लो, 1 प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1 डाल्टन, 1 न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1 डाल्टन, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोटॉन, जो कि करीब प्रोटॉन के ही मास के जितना होता है. तो अगले पार्ट में हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो कि इलेक्ट्रॉन वगैरह है वो सीखेंगे. ये था हमारा इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो. अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए. केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर सारी डिटेल्स पूछ सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय.